Hello everyone, this is Dr. Neharani. As my topic of presentation is ratio analysis, and in the last slide we discussed about various liquidity ratio like quick ratio, current assets ratio, absolute quick ratio, and we also discussed about the next topic which is solvency ratio. जैसा कि हम जानते हैं लिक्विडिटी रेशियो का मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कितना लिक्विड है और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करने की कितनी कैपेसिटी है. But we also discussed various other ratio which help in knowing the long-term ability of the business to pay the long-term obligations of the business. So in this PPT, we will discuss about solvency ratio. Solvency ratio जब कोई ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स उसकी लाइबिलिटी से ज्यादा होती है तो वो एक सॉल्वेंट बिजनेस कहलाता है, सॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. सॉल्वेंटी हमें दिखाती है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है उसकी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने की. ये बताएगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन टाइमली प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर पाएगा, क्या वो मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, टाइमली इंस्टॉलमेंट्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या फिर क्या वो पीरियोडिकली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. एक सॉल्वेंट बिजनेस ही टाइमली प्रिंसिपल की अमाउंट की और इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली कर सकता है. So there are different ratio for solvency. First is debt equity ratio, second is proprietary ratio, third is solvency ratio, fixed assets to net worth ratio, current assets to net worth ratio, current liability to net worth ratio, capital gearing ratio, fixed assets ratio, and debt servicing ratio. Here we will discuss about all these ratios, and among them first one is debt equity ratio. नाम ही denote कर रहा है. This ratio will tell the relationship between debt and equity. ये कैलकुलेट करेगा क्या कितने हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं जो क्लेम हमें पे करने हैं और बिजनेस में कितना पैसा ओनर्स का इन्वेस्टेड है. तो ये आउटसाइडर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स के बीच में रिलेशन बताएगा जिसका रेशियो कैलकुलेट करने का मेथड है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स. आइडली हम मानते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए. इट मींस देयर शुड बी टू फॉर एवरी टू शेयर देयर इज वन डेट. अगर हमारा डेट 2 टाइम्स इक्विटी से कम है इसका मतलब क्रेडिटर्स कम है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी साउंड है, और अगर हमारा डेट इक्विटी से 2 गुना ज्यादा है तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ज्यादा है और हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वीक है. तो हमेशा जो हमारे डेट है वो शेयर होल्डर से डबल होने चाहिए, उससे या उससे कम होने चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो वो हमारे लिए रिस्की पोजीशन है. और लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब क्या है कि सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, डिबेंचर्स कितने हैं, बॉन्ड्स कितने हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने कितना लोन ले रखा है. और इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ डिनोट कर रहा है, शेयर होल्डर फंड्स यहाँ डिनोट कर रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें से हम कंटीजेंट या फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर देते हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, पास्ट एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया. हम डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो और नेटवर्थ रेशियो जो एस्टेब्लिश करेगा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल एसेट्स के बीच में. प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करते हैं प्रोप्राइटरी फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. आइडली 5.5:1 रेशियो होना चाहिए. हायर रेशियो होगा तो बेटर फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा, हमारी सोल्वेंसी पोजीशन को, और ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक जो एसेट्स की कंपनी की जो एसेट्स है वो अगर खत्म भी होगी तो वो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को वो इफेक्ट नहीं करेंगी. तो प्रोप्राइटरी फंड्स को कैलकुलेट करेंगे सेम पहले की तरह, शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर एसेट्स, और टोटल फंड्स यहाँ में करंट ऑल करंट एसेट्स एंड ऑल फिक्स्ड एसेट्स को. और जो दूसरा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का वो क्या है, प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटीज. नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंसी रेशियो जो रिलेशनशिप बताएगा टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी के बीच में. ये एक स्मॉल वेरिएंट है इक्विटी रेशियो का और इसको सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है बाय टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज. इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड रेशियो फिक्स नहीं है और इसको कंपेयर किया जा सकता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जिनके साथ हम अपनी कंपैरिजन करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं. जितना ज्यादा सॉल्वेंसी रेशियो होगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जितना कम सॉल्वेंसी रेशियो होगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही वीक होगी. नेक्स्ट वन इज फिक्स एसेट टू नेटवर्थ रेशियो.
इसको कैलकुलेट करने का तरीका है फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। नेट फिक्स्ड एसेट्स निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं और नेटवर्थ इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स को डिनोट कर रहे हैं। आइडियली ये रेशियो 0.75:1 होना चाहिए। हायर रेशियो का मतलब क्या है कि कोई भी अगर मैं बोलूँ कि 1:1 है, इसका मतलब 100 की 100% हमने जो फंड्स हैं वो शेयर होल्डर फंड्स को ही लगाया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स में, कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं ली हुई है। इस केस में शेयर होल्डर्स को लोअर रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा और ये ओवर कैपिटलाइजेशन का साइन है। ये रेशो ये भी बताता है कि कितना ओवरहेड फंड्स को, ओनरशिप फंड्स को एसेट्स में सिंक किया गया है विद रिलेटिवली लो टर्नओवर। जब अमाउंट ऑफ प्रोप्राइटर फंड एक्सीड कर देता है फिक्स्ड एसेट्स को तो हमने मतलब वर्किंग कैपिटल में भी प्रोवाइड किया है शेयर होल्डर फंड्स को, इसका कहने का मतलब ये है। उसके बाद कोई और करंट एसेट्स हमने प्रोवाइड नहीं किए हैं। जब प्रोप्राइटर फंड्स फिक्स एसेट से कम होते हैं तो क्रेडिटर के ऑब्लिगेशंस को भी हमने यूज किया है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। जनरली 65% या स्टैंडर्ड बेंचमार्क है फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। इसका मतलब अगर हम बोलते हैं कि हमारे प्रोप्राइटर फंड्स फिक्स एसेट से ज्यादा है, इसका मतलब हमने प्रोप्राइटर फंड्स को कहीं और भी इन्वेस्ट किया है और हमने पूरी की पूरी एसेट्स प्रोप्राइटर फंड से खरीदी है। नेक्स्ट वन इज करंट एसेट टू नेटवर्थ रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड्स। इसका पर्पज ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि प्रोप्राइटर फंड कितने हद तक करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है। एक हायर प्रोपोर्शन जो करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड है वो ज्यादा होना चाहिए हमेशा फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड से। जनरली ये बोला जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग फर्म्स के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। इस रेशो को हमेशा फिक्स एसेट्स प्रोवाइडर फंड्स के साथ स्टडी करना चाहिए तो ही ये ज्यादा अच्छे रिजल्ट शो कर पाता है। नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी टू नेटवर्थ रेशो। इसको एक्सप्रेस किया गया है करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। करंट लायबिलिटी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिनको हम एक साल के अंदर अंदर जो लायबिलिटीज हमें पे करनी होती है वो करंट लायबिलिटी में आती है। आइडियली 1:3 का रेशियो डिसाइड किया गया है। ये रेशियो ये दिखाता है कि कितने कि शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स और ओनर कैपिटल का कितना रेशियो है, मतलब हमें कितना पैसे हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स ओनर कैपिटल के कंपैरिजन में कितने हैं। जितना रेशियो ज्यादा होगा उतना ही लॉन्ग टर्म फंड्स को ऑब्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल गियरिंग रेशो। ये एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप इक्विटी कैपिटल के बीच में और फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी और फिक्स्ड डिविडेंड बेयरिंग शेयर्स के बीच में। कि इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज कितनी है प्लस फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग शेयर्स कितने हैं, डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। फिक्स्ड बियरिंग इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में आते हैं डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस loss is and fictitious assets. Here we will use only equity share capital, not preference share capital. जब हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी और डिविडेंड शेयर्स ज्यादा होंगे इक्विटी शेयर होल्डर से, इसका मतलब हमारा कंपनी हाईली जियर्ड है। जब मेरी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज फिक्स्ड डिविडेंड बेयरिंग शेयर्स इक्वल होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के, इसका मतलब इवनली जियर्ड है, दोनों चीज बराबर है। और जब मेरी फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी और फिक्स्ड डिविडेंड बेयरिंग शेयर कम होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से, इसका मतलब लो जियर्ड है। यदि मेरा कैपिटल गियरिंग ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मैं फ्यूचर में लॉन्ग टर्म लोन्स लेने में मुझे डिफिकल्टी होगी और उस टाइम पे हमें इक्विटी शेयर्स एक अच्छा ऑप्शन है, उससे पैसा कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज कम है इक्विटी शेयर होल्डर से तो हम लॉन्ग टर्म लोन रेज कर सकते हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल ज्यादा है हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स से। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट रेशियो। ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप फिक्स एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में। फॉर्मूला है इसका फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आइडियली 6.67:1 इसका रेशियो होना चाहिए। ये रेशियो हेल्प करता है ये जानने में कि हमें किस तरह से अपने फिक्स एसेट्स को फाइनेंस किया हुआ है, कि हमने शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज किया हुआ है या लॉन्ग टर्म फंड्स का यूज किया हुआ है। कभी भी हमारी ये रेशियो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी 1:1 नहीं होना चाहिए कि मतलब हमने अपनी सारी की सारी फिक्स एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड से ही इन्वेस्ट की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिक्स चार्जेस कवर और डेट सर्विस रेशियो। ये रेशियो डिटरमाइन करता है
कि हमारे प्रॉफिट का कितनी कैपेबिलिटी है कि हम इंटरेस्ट चार्जेस को पे कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। जनरली 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए। ये रेशो ये दिखाता है कि इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा टाइम्स हमारा नेट प्रॉफिट होगा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का, उतनी हमारे बिजनेस की सेफ्टी है, हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है लॉन्ग टर्म लेंडर्स को, और उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म फंड्स अवेल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितना ज्यादा ये रेशो कम होगा, उतनी ही लॉन्ग टर्म लेंडर्स से पैसा लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट पेइंग कैपेबिलिटी नहीं है, हमारा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम अपने इंटरेस्ट को भी पे कर सके। तो ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल एबिलिटी बताता है कि किस हद तक हम इंटरेस्ट पेमेंट को पे कर पा रहे हैं हमारी करंट अर्निंग्स में से। नेक्स्ट है डिविडेंड कवरेज रेशो। ये रेशो बताता है रिलेशनशिप डिस्पोजेबल प्रॉफिट के बीच में और डिविडेंड के बीच में। डिस्पोजेबल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो सभी खर्चे करने के बाद में बच गया है डिविडेंड पे करने के लिए, और वो प्रॉफिट होता है जो आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, सब खर्चे करने के बाद बचता है। ऐसे प्रॉफिट को हम डिस्पोजेबल प्रॉफिट कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला, उसका मेथड है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ये रेशियो हमारी बिजनेस की एबिलिटी बताता है कि हम किस हद तक डिविडेंड ऑन शेयर्स और इन फ्यूचर्स को मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये रेशियो ज्यादा होगा तो ये बताता है कि हमारे पास सफिशिएंट रिटेन प्रॉफिट्स है, हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि हम डिविडेंड को पे कर सकते हैं, और डिविडेंड पे करने के बाद भी हमारा एक प्रॉफिट बच जाता है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्लाइड डिक्रीज हो जाती है इन फ्यूचर प्रॉफिट में, तो ये हमारे डिविडेंड की कंसिस्टेंसी को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा रिटेन्ड अर्निंग्स है जिससे हम डिविडेंड की कंसिस्टेंसी को बनाए रख सकते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखने के लिए हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से कंपेयर करते हैं, और डिविडेंड कवरेज रेशो देखने के लिए हम हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखते हैं, क्योंकि डिविडेंड हमेशा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से पे किया जाता है, और इंटरेस्ट हमेशा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट में से पे किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो इंडिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। मोस्टली जो इसमें आते हैं उनको हम टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, क्योंकि ये बताता है कि किस किस लेवल तक हम अपनी एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, रेशियो एनालिसिस दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और इसके थ्रू हम बहुत सारे रेशियो और फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसी है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कैसी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसी है, ये हमारे प्रॉफिट सेल के कंपैरिजन में कितने हैं, हमारे प्रॉफिट्स कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम कितना अर्न कर रहे हैं। और जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है वो हमें बता रहा है कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को टाइमली पे कर पा रहे हैं, और हमने कितना पैसा अपनी एसेट्स कैपिटल का, फिक्स एसेट्स और कैपिटल एसेट्स में लगाया है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक्टिविटी रेशियोज की। थैंक यू सो मच, आई होप यू विल एंजॉय दिस।